का नया बैच नंबर सिस्टम से शुरू कर देंगे। आपका अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम और एडवांस में क्या चलना है? मेंसुरेशन कंप्लीट है, अब टैग कैट लेवल चल रहा है। अभी पेट की वजह से बंद कर रखा था उसको मैंने। ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम से आपका नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है कि अब आगे आपको एसएससी टीयर 1 नहीं देना, सीएचएसएल का कोई टीयर 1 नहीं होगा। अब सबका जो भी होगा वो मेंस होगा। सबसे पहले सीटी आपको देना होगा। जैसे अभी अभी आपने पीटी दिया है, पीटी कितने बच्चों ने दिया है? काफी सारे बच्चों ने दिया है। स्कोर क्या रहा आपका? रियल बताइएगा। अरे अशफाक सर ने सोल्यूशन दिया था प्रॉपर, सारे टीचर्स आके रात में ही सोल्यूशन दिए थे। अभी देखा नहीं आपने, फिर भी अंतरात्मा क्या कह रही है, कितना सही होगा? 45-50 होगा। आपने दिया था और किसने दिया था? चलिए आप स्कोर बताते रहिए। आप लोग कितना स्कोर? 55। आप 83। आप 78। आप 75। हाँ 64। और पीछे 52। आप 60। यानी कि जितने बच्चे हैं सब क्वालिफाई हो रहे हैं पीटी। चलिए बहुत बढ़िया। और भाई आप? हाँ 67। बच्चियों में 70। आप लोगों में और किसी ने नहीं दिया था? आपके 43। तो ध्यान दे दीजिएगा, मेरिट जो इसकी जानी है, जहां तक मैं समझता हूं कि जनरल के लिए मेरिट 50 से 55 ही जाएगी। इसका कारण क्या है? 14-15 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था ना। क्वालिफाई कम से कम 5 लाख होंगे, निश्चित रूप से 5 लाख होंगे। अगर 50,000 लोगों को क्वालिफाई कराना होता तो मेरिट आपकी 70 चली जाती जनरल की। अगर 50,000 लोगों को क्वालिफाई कराना होता तो, चूंकि ये केवल योग्यता परीक्षा है आपकी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई होंगे वो ज्यादा होंगे, 5 लाख के करीब। तो जर्नल की मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ, 50 से 55 जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। मान लिया नकल भी हुआ है, वो तो हर पेपर में होता है, तो उसका भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कारण कि आपकी पात्रता परीक्षा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा क्वालिफाई होंगे, तो निश्चित रूप से मेरिट आपकी कम हो ही जाएगी। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 50-55 नंबर जो भी जिनका होगा वो आराम से क्वालिफाई होंगे। ओबीसी में 5 नंबर कम कर लीजिए, एससी एसटी में 5 नंबर 10 नंबर और कम कर लीजिए। मतलब मेरिट बहुत ज्यादा अप्रत्याशित बढ़ के नहीं जाने वाली है। एकदम ये बात अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा। पेपर का कोई अस्तर था? कोई अस्तर नहीं था पेपर का। एकदम सिंपल पेपर था, जैसा कि सबको उम्मीद थी। यूपी ट्रिपल एसएससी कैसा एग्जाम लेगी? पात्रता परीक्षा लेगी, तो सब वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। जो भी लुसेंट ऊपर ऊपर भी पढ़ा होगा तो जीएस उसका बहुत अच्छा गया होगा, बहुत डीप में जाके पढ़ने की जरूरत थी नहीं। जिसने लुसेंट पढ़ा, मैं बहुत हमेशा बार बार चिल्ला रहा, लुसेंट पढ़िए आपका अच्छा हो जाएगा। निश्चित रूप से जिन बच्चों ने लुसेंट केवल पढ़ा था उनका बहुत बढ़िया गया है। और मैथ्स वैथ्स का तो कोई अस्तर ही नहीं था, ना मैथ्स में अर्थमेटिक सेक्शन का कोई लेवल था, ना आपका डीआई का कोई लेवल नहीं था। आराम से कोई एक सामान्य बच्चा महीने 2 महीने भी तैयारी किया है, मैथ्स अगर पढ़ा है नॉर्मली, तो वो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत उसको नहीं हुई होगी। तो जो भी बच्चे कम हुए होंगे वो जीएस की वजह से कम हुए होंगे। जैसे आप थोड़ा सा कम हुई हैं, किसके कारण? जीएस के कारण कम हुई होंगी। अगर जीएस लूसेंट से पढ़ लेती तो हो जाता। खैर कोई बात नहीं। अब आगे अगली जो आपको परीक्षा मिलने वाली है, सीटी मिलेगी। सीटी में पहले से ही, आज से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए जीएस की, बढ़िया से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कम से कम जो भी वनडे प्रिपरेशन कर रहा है, फैक्चुअल चीजें तो याद रहनी चाहिए उसको, लूसेंट तो याद होना ही चाहिए, तो उसको रेगुलर पढ़ा करिए, आदत में डाल लीजिए उसको। फिर एसएससी वाला जो प्रीवियस ईयर है उसको पढ़ा करिए। सीटी का एग्जाम एसएससी ही कराएगी, फायदा बहुत हो जाएगा आपको। आप सीटी क्वालिफाई करने के बाद बैंक भी दे लेंगे, एनटीपीसी भी दे लेंगे, उसके बाद आप अपना एसएससी जो है वो तो दे ही लेंगे। और भी बहुत सारे सेंटर लेवल के एग्जाम होते हैं, फिर एक ही पूरे प्लेटफॉर्म पे सब नजर आएंगे आपको, और फिर आराम से आप देकर क्वालिफाई कर सकते हैं। जो चीजें नई नई आती हैं, इंट्रोड्यूस होती हैं, उसको क्वालिफाई करना बहुत आसान होता है। तो जैसे सीटी आएगा, जैसे पीटी बड़े आराम से क्लास में बैठा हर एक बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, आराम से क्वालिफाई कर रहा है। 50-55 नंबर जनरल कैंडिडेट में है तो आराम से क्वालिफाई करेंगे। तो आगे आपको अगर लेखपाल के लिए, वीडियो के लिए लगना है, तो आज से ही अपना जीएस स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए। मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेखपाल वीडियो में भी मैथ में
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी एग्जाम में, लेकिन जीएस में प्रॉब्लम आएगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। जीएस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको पढ़िए आप लोग, खुद से जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। यूट्यूब वाला ज्ञान जो होता है वो थोड़ा सा लंबे समय तक नहीं टिकता, क्योंकि तो आजकल एक प्रचलन हो गया है जीएस पढ़ाने का। यूट्यूब पे क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन आ गए, 4 क्वेश्चन का सही आंसर दे दीजिए, 4 ऑप्शन पे डिस्कशन कर दीजिए, तो वहीं गड़बड़ हो जाता है। बच्चों को तो बड़ा मजा आता है उस समय तक देखने में, लेकिन वो लंबे समय तक दिमाग में फिर बन नहीं पाता, वो निकल जाता है। आप खुद से बुक उठा के या डिटेल स्टडी करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए लंबे समय तक बनी रहेंगी। ऑब्जेक्टिव चीज़ें कभी भी पढ़ेंगे तो दिमाग में लंबे समय तक नहीं रहती, इस बात को याद कर लीजिए आप। हाँ, एग्जाम से 15 दिन 20 दिन पहले से पढ़ना शुरू किए हैं इस तरह से ऑब्जेक्टिव चीजें, तो वो उस समय तक दिमाग में रहेंगी, एग्जाम बाद फिर भूल जाएगा। तो एग्जाम से पहले 15 दिन पहले से ऑब्जेक्टिव चीजें पढ़नी चाहिए, लेकिन 3 महीना पहले से नहीं पढ़नी चाहिए। 3 महीना पहले से डिटेल स्टडी करिए तो ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में रहता है। तो यूट्यूब के जीएस स्टडी से बेहतर है कि आप अपना कोई बुक उठाइए, या टीचर्स ने आपको जो नोट्स बनवाया है उसको उठा के पूरा प्रॉपर पढ़ डालिए। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसको सॉल्व करिए। आप एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला, वो उठाइए, उसको सॉल्व करिए। आरआरबी एनटीपीसी वाला सॉल्व करिए, ऐसे तैयार हो जाएगा आपका जीएस। कोई बड़ी बात नहीं है। इस जीएस के पेपर में 40 प्लस करना बहुत आसान था, आराम से टिक करते हुए निकल सकता था आदमी, अगर 2-3 महीने तक केवल लूसेंट पढ़ा होता। पेज भी अगर वो पलटा होता ना तो आराम से कर लेता। पेज पलटने की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत डीप में जाकर रटने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके दिमाग में वो चीज़ छपी रहती, आप टिक कर लेते, कोई दिक्कत ना होती। खैर, पेपर आप लोग का अच्छा गया पीटी, मुझे काफ़ी खुशी हुई। और अब आगे काफ़ी सारी वैकेंसी लेखपाल वीडियो वाली मिलने वाली है, हम चाहेंगे कि आप उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करें और क्वालिफाई करें। इसके बाद आता है सीईटी। सीईटी एसएससी कराएगी जल्दी ही, उसके बारे में भी जानकारी आ जाएगी, क्या सिलेबस होगा और कब एग्जाम होगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। 2022 में तो सीईटी मिलेगा ही मिलेगा आपको। जिम्मेदारी से अभी से पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। मैथ का टेंशन छोड़ दीजिए, मैथ हम करा ही रहे हैं, उसके बाहर नहीं बनेगा। इवन टीयर 2 में बाहर नहीं होगा जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मेंस में आप बैठेंगे उसमें भी कुछ भी बाहर नहीं होगा, सब आपका पढ़ा हुआ आएगा। और सीईटी के लिए बस जीएस का आप लोग पहले से तैयारी मजबूत रखिए। जीएस और इंग्लिश, दो चीज़ें। हिंदी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, कुछ कह नहीं सकते, अभी सिलेबस आ जाए उसके बाद पता चलेगा। जीएस रहेगा ही, इंग्लिश रहेगी ही, मैथ रहना ही है, रीजनिंग भी रहेगी। तो ये 4 सेक्शन तो आप तैयार करिए ही। उसके बाद हिंदी रहेगी, तो हिंदी पढ़ ही रहे हैं आप, हिंदी सभी लोग पढ़ रहे हैं ना, पेट के लिए पढ़े ही होंगे। अब आप लोग लेखपाल वीडियो के लिए फिर से दोबारा पढ़ेंगे, तो हिंदी तो तैयार हो ही जाएगा, तो कहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं आने वाली। आज से नया बैच शुरू होना था। यूपीएसआई, यूपीएसआई दिसंबर से पहले नहीं हो पाएगी परीक्षा। हाँ, हिंदी पढ़ना ही, हाँ स्टेट लेवल के लिए हिंदी पढ़ना ही है। हिंदी कितने दिन का होता है? 1 महीने में तैयार हो जाती है हिंदी, बड़े आराम से 1 महीने में हिंदी तैयार हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। नौकरी लेना बीच में तो लग रहा था बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन जैसे ही चुनाव आया है लग रहा है कि अब नौकरी लेना आसान हो गया है। कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि नहीं पीटी का पेपर देके आप लोग का? लग रहा है कि आप लोग लेखपाल वीडियो बन जाएंगे। वेरी गुड। ऐसे ही सीईटी में भी होगा, और चूंकि यूपी का इलेक्शन है तो निश्चित रूप से केंद्र चाहेगी कि सीईटी का भी दिखा दिया जाए कि थोड़ा एक अच्छा प्रभाव रहे। बढ़िया है, सही है, वैकेंसी देते रहें। सरकार बनाए चाहे ना बनाए उससे हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, आपको तो अपनी सरकार बनानी है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बस सरकार वैकेंसी देती रहे, आप एग्जाम क्वालिफाई करते रहे, सिलेक्शन मिलता रहे। तो हम पूरी उम्मीद आपसे रखते हैं कि आप पीटी क्वालिफाई हो रहे हैं, उसके बाद लेखपाल वीडियो भी बनेंगे, सीईटी भी क्वालिफाई होकर सीजीएल देकर इंस्पेक्टर भी बनेंगे। हमें पूरी उम्मीद आपसे है, लेकिन इसके लिए पहले से प्री प्लानिंग करके तैयारी आपकी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसमें बैठे हैं जो पीटी के पेपर में 30 के नीचे चले गए हैं। कौन कौन लोग हैं, हाथ उठाइए। वो बताएंगे ही नहीं, हमको पता है ऐसे हैं बहुत सारे बच्चे नहीं बता रहे हैं। इस बच्ची ने तो बता दिया कि 45 है, ठीक है, लेकिन बहुत लोग नहीं बताते हैं कि 45 है। चलिए, तो बच्चियों में आज भी ईमानदारी जीवित है, बहुत बढ़िया। आप मेहनत करिए, आप सीटी निकलेगा आपका बड़े आराम से। जीएस आपका कमजोर हो गया, उसको मजबूत करिए। अगर लूसेंट पढ़ ली होती, घर चली गई थी क्या आप?
घर पे कहाँ विशेष पढ़ाई हो पाती, कितने लोग घर गए थे कोरोना टाइम में? चलिए बहुत बढ़िया, घर पे तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, चलिए अब इलाहाबाद आ गए हैं, निश्चित रूप से पढ़ाई होगी। पढ़ाने का मेरा तरीका जो है, नए बच्चे सुन लें, 10 से 12:30 का ये बैच है। 10 से लेके 11-15 तक मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा। अर्थमेटिक में आपका नंबर सिस्टम चलेगा। नंबर सिस्टम के साथ साथ कई छोटे छोटे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। नोट नहीं कर रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ कि सिलेबस आपको मिलता है, ठीक है। जब शीट मिलेगी तो उसमें सिलेबस भी एक पार्ट में रहता है, पूरा एक पेज पे क्या क्या पढ़ाया जाएगा। नंबर सिस्टम चलेगा और बहुत डिटेल में चलेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नए नए सवाल बनते हैं, चाहे वो यूपीएसआई का या स्टेट लेवल का या एसएससी एग्जाम देने बैठिए, कुछ नया दिखता है, इसलिए उसमें काफी सारी नई चीजें भी पढ़ानी पड़ती हैं जो कभी एग्जाम में किसी एग्जाम में नहीं आया है, वो भी एक आध दो पॉइंट आपको हमें बताना पड़ जाता है, हो सकता हो आगे के किसी पेपर में आ जाए। तो नंबर सिस्टम आपके पूरे एसएससी के सिलेबस का, मेंस की बात मैं कर रहा हूं, नंबर सिस्टम के साथ और जो छोटे छोटे टॉपिक में जिनका नाम लेने जा रहा हूं, 8 से 10% कवर करते हैं। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो गया, इंडिसेस सर्ट्स हो गया, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, फिर सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन, ये सारे टॉपिक जो हमने अभी आपको बताए हैं, ये पूरे सिलेबस का लगभग 10% कह सकते हैं। कई सारे टॉपिक हैं, 6-7 टॉपिक, पूरे सिलेबस का 10% ये कवर करते हैं। और आजकल तो रोल ज़्यादा ही होता जा रहा है सिंप्लीफिकेशन का, आप देख रहे हैं सभी एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन, और आपके सर्ट्स का, इंडिसेस सर्ट्स का, इन सब टॉपिक्स का रोल बढ़ता जा रहा है। तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा पूरा मेंस लेवल, कि आपको मेंस के लिए सब कुछ मिल जाए, एक भी सवाल मेंस का बाहर ना हो। मेरा सीईटी टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट मेंस है, सीजीएल मेंस या कोई भी एग्जाम का आप मेंस दें उसका टारगेट है। तो आप मेंस लेवल की प्रिपरेशन करेंगे तो बाकी छोटे लेवल की प्रिपरेशन तो अपने आप ही हो जाएगी। उसके बाद आपका जो टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, फिर मिक्सचर, एसआईसीआई, फिर उसके बाद पार्टनरशिप, रेशियो प्रपोर्शन, फिर एवरेज, स्पीड टाइम डिस्टेंस, मिक्स प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, ये सारे टॉपिक आपके अर्थमेटिक में चलेंगे। सारा सिलेबस आपको मिलेगा और एक एक चीज बड़ा डिटेल से पढ़ाया जाएगा मॉडिफाई करके। और इसमें जो शीट मिलेगी आपकी, शीट में क्या क्या पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा आपका सीएल का, नोट कर दे रहा हूं मैं। ये क्या लाइव है क्या क्लास? ये क्लास लाइव भी कर रखे हैं क्या? अच्छा चलिए, तब तो मुझे पढ़ाना चाहिए था, मैं आके यहाँ पर समझा रहा हूं, मुझे लगा लाइव नहीं है। चलिए अभी बस पढ़ाता हूं। सीएल रहेगा, फिर पीएस रहेगा, और जब टॉपिक छोटा है तो केवल पीएस रहेगा, टॉपिक अगर बड़ा है तो पीएस 1 और पीएस 2 रहता है, ठीक है। फिर टेस्ट होगा, टेस्ट होगा आपका। इतनी चीजें रहती हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूं, तो कहीं कुछ भी छूटता नहीं। शीट इस बार मॉडिफाइड मिलेगी आपको। उसमें शीट में क्या होगा, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओएसआई, एसएससी जीडी, फिर यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एसएससी के जितने एग्जाम हैं, सीडीएस, कैट, सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे। और वहां क्वेश्चन पे मेंशन भी रहेगा कि कौन से एग्जाम का आया हुआ सवाल है। हम पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चंस उठाएंगे, पिछले 5 साल के, उसके पहले के नहीं। पिछले 5 साल में ही बहुत सारे सवाल हैं और कुछ नए टाइप के भी क्वेश्चन है। बहुत पुराने टाइप का क्वेश्चन लगाने की जरूरत बहुत विशेष नहीं है। हाँ, जो पुराने टाइप के अच्छे सवाल हैं उनको भी शामिल करेंगे, बाकी पिछले 5 साल के क्वेश्चन सब प्रॉपर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। कुछ नए सवाल भी रहेंगे जो किसी एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। तो इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आपका बन जाएगा कि आपने प्रीवियस ईयर पे पूरी पकड़ बना रखी है। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर पे पकड़ बहुत जरूरी होती है। कोई भी बच्चा अगर प्रीवियस ईयर को अगर प्रिपेयर कर रखा है, तो मैं मेंस की बात बता रहा हूं, आराम से 85 से 90 क्वेश्चन मैथ में करके आएगा। 85 से 90 क्वेश्चन मैथ्स में आराम से करके आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको, कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज दिख जाते हैं और कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ी भाषा बदलती है या थोड़े डिजिट चेंज होते हैं, बस इतना ही होता है। अगर सिलेक्शन लेना है, टॉप कैटेगरी में सिलेक्शन लेना है, तो प्रीवियस ईयर पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए,
बहुत काफी मजबूत। जिसने प्रीवियस ईयर पे पकड़ बना लिया, सिलेक्शन लेना उसके लिए बहुत आसान हो गया। तो हम प्रीवियस ईयर पे आपकी पकड़ बनवा देंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे कि अगर कभी कोई नया सवाल भी बन गया तो बेस तो सबका एक ही होता है ना, नए क्वेश्चन को भी आप क्या कर लें, बड़े आराम से कर लें। इतना काम कर लीजिए, प्रीवियस ईयर की कोई और बुक ले लीजिए जिसमें 2015 से पीछे के सारे क्वेश्चन मिल जाएं, उसकी प्रैक्टिस आप खुद से कर लीजिए, हो गया। आप 100 में 95 क्वेश्चन करके आएंगे बड़े आराम से। 2 4 5 सवाल तो मेरे बच्चों हमेशा नए होते हैं, और नए के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं होती है। 5 क्वेश्चन नया आ गया तो 5 क्वेश्चन नया आपके लिए भी रहेगा और मेरे लिए भी रहेगा और दूसरे लोगों के लिए भी नया रहेगा, तो उसको लेकर बहुत हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। जो पहले रीचेबल है, जो आपके हाथ में है, आप उसको तो तैयार करिए। जब 95% तैयार रहेगा तभी तो हम 5% के पीछे भागेंगे। यहां उल्टा होता है, लड़के 5% के पीछे पहले भागते हैं, 95% को छोड़े रहते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। नए नए लोगों के अंदर ये चीज देखने में आती है, अरे ये नया सवाल आया, अच्छा सर की शीट में तो है ही नहीं, इन सर ने तो कराया ही नहीं। तो बेटा वो किसी की शीट में नहीं रहता, कोई टीचर नहीं कराता उस नए सवालों को। सब मैक्सिमम जो कवर करते हैं प्रीवियस ईयर ही कवर करते हैं, नया सबके लिए नया होता है। कोई इंग्लिश में वर्ड नया आ गया, बच्चे कहते हैं अरे ये तो इंग्लिश का वर्ड, ये तो नया वर्ड है, ये तो कोई पढ़ा ही नहीं, तो उसके लिए पता चला पूरी ऑक्सफोर्ड रखने लगे बच्चा, तो गलत है कि नहीं। उस एक सवाल के पीछे मत भागिए, आप 95 सवाल के पीछे भागिए, 5 सवाल को छोड़िए। 5 सवाल हमेशा आपके मेंस में नए दिखेंगे, नए टाइप से दिखेंगे, ठीक है। तो 95 सवाल कर लेंगे तो भी तो आप टॉपर रहेंगे, रैंक 1 तब भी तो आ जाएगी आपकी, 95 पे आप टॉपर नहीं होंगे। तो तरीका सही उठाइए, सही तरीका, नहीं तो 4 साल ऐसे लग जाते हैं बच्चों को तैयारी करने में, सिलेक्शन नहीं होता। 5 सवाल के पीछे इतनी उल्टी सीधी वो किताबें पढ़ डालेंगे, यूट्यूब पे तो डर का बिजनेस चलता ही, उन्हीं 5 सवाल का डर दिखाकर लोग अपना एडमिशन कर लेते हैं कि देखिए 5 सवाल ऐसे ऐसे पूछे गए थे और मैं ऐसे ही कराऊंगा। अब पता चला वो 5 सवाल वैसे ही करने के चक्कर में बाद में वैसे सवाल आ ही नहीं रहे, तो क्या करेंगे। एसएससी का इतिहास है, कई ऐसे अच्छे अच्छे सवाल आए हैं जो एक ही बार पूछा गया है, आगे कभी नहीं आया वो क्वेश्चन। तो उस एक बार के चक्कर में, एक बार पूछे गए क्वेश्चन के चक्कर में आप केवल उसी पैटर्न पे पढ़ना शुरू कर दें, और उसमें वर्क हार्ड भी करना पड़ेगा आपको, तो इधर 95 क्वेश्चन तो गया ना आपका। तो मेरा टारगेट क्या है, 95 को कवर करना, 5 के पीछे नहीं पढ़ना। 5 भी करेंगे हम, जब 95 हमारा कवर हो जाएगा तो 5 भी अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 कुछ आकाश से तोड़ के कहीं से लाया गया है, ऐसा कुछ नहीं, वो 5 भी हो जाएगा, लेकिन पहले 95 पर हम लोगों का फोकस होगा, ठीक है। सिलेक्शन पहले सुनिश्चित करिए, उसके बाद 5 के पीछे भागिए, ये हमारा टारगेट होगा। चलिए, तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास जो है पॉलीगन वाली स्टार्ट कर लें। आज तो नया बैच स्टार्ट नहीं करेंगे, तो पॉलीगन ही कंटिन्यू कर लेते हैं। पॉलीगन पढ़ाया भी था मैंने, थोड़ा सा कुछ और आगे पढ़ा देता हूं मैं पॉलीगन में, फिर स्टार पॉलीगन की भी क्लास चल जाएगी। तो इसमें बहुत सारे बच्चे पॉलीगन में कुछ भी नहीं पढ़े थे ना, आप लोग की पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, तो पॉलीगन समझ में आएगा नहीं। तो पॉलीगन में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बता दूं। देखिए, पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज, रेगुलर पॉलीगन मतलब होता है समबाहुभुज। बहुभुज मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति बहुभुज कहलाती है। जैसे त्रिभुज हो गया, त्रिभुज क्या है, बहुभुज है। पंचभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, ये सब क्या है, बहुभुज है। समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं, ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो, उसको समबाहुभुज कहते हैं। तो देखिए, अगर कोई बहुभुज है जिसमें n भुजाएं हैं, तो उसके आंतरिक कोणों के योग का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये बताया गया था आपको पहले लेक्चर में। अब देखिए, अगर ये बहुभुज समबाहुभुज है, कैसा है ये, समबाहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण उसका बराबर होगा। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n-4 इंटू 90 डिग्री बाई n। n भुजाओं की संख्या है। एक बात और याद कर लीजिएगा, बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। अगर n भुजाएं हैं तो कोण कितने होंगे, n ही होंगे। आंतरिक कोण भी n होंगे और बाह्य कोण भी क्या होंगे, n होंगे। सही है। अब देखिएगा, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, जैसे ये कोई बहुभुज आपने बना दिया, ये कोई आपने बहुभुज बना दिया, ये इसका आंतरिक कोण है, तो ये क्या है, बाह्य कोण है। ये क्या है, बाह्य कोण है। ये क्या है, बाह्य कोण है।
बहुभुज में बच्चों जितनी भी भुजाएं हो, वाय कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 360 डिग्री होता है। वाय कोणों का योग हमेशा कितना? 360 डिग्री। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही है बात समझ में? तो एक फॉर्मूला ये हो गया वाय कोणों के योग का। और अगर बहुभुज सम बहुभुज है तो प्रत्येक वाय कोण क्या होगा? उसका बराबर ही होगा। प्रत्येक वाय कोण बराबर, तो प्रत्येक वाय कोण की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 बटा में n। और आंतरिक कोण और बाह्य कोण को जोड़ने पर कितना आता है? 180 डिग्री आता है। अगर कह दे किसी बहुभुज का एक आंतरिक कोण 30 डिग्री है तो उसका बाह्य कोण कितना होगा? बताइए। 150 डिग्री होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बहुभुज के विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? n-3 और बाई 2। विकर्ण किसको कहते हैं? विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण डायगोनल कहलाती है। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रैकेट में n-3/2। ये सब क्लासेस आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन आपको 30 तक करा चुके थे। ये शीट मॉडिफाई करनी है तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ से स्किप करूंगा और मैं क्रम से यही सवाल लिख दे रहा हूँ, आप सवाल लगाइएगा नहीं। मुझे क्वेश्चन शीट ये थोड़ी मॉडिफाई करनी है, आज मॉडिफाइड शीट डाल देंगे हम इसमें। चलिए हम आएंगे 31 नंबर के क्वेश्चन पे। 31 मैं क्वेश्चन नोट कर दूंगा, आप देख भी सकते हैं, है भी उसमें, मैं नोट कर दे रहा हूं, यही नोट करता हूं। देखिए, बहुत अच्छा मौसम चल रहा है बच्चों सिलेक्शन लेने का। आप बड़े आराम से 6 महीने 4 महीने की तैयारी से आराम से नौकरी पा सकते हैं। पीटी में कितना समय मिला? बहुत कम समय मिला, लेकिन फिर भी पीटी में प्रदर्शन अच्छा किया कि नहीं आप लोगों ने? वैसे ही आपका क्वालिफाई हो जाएगा आराम से। लेखपाल वीडियो मिल गई नौकरी। चलिए, कम से कम लेखपाल और वीडियो की नौकरी से बहुत अच्छा जीवन नहीं कटेगा, लेकिन आगे तो तैयारी करनी पड़ेगी। आइए 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए। किसी, क्योंकि आगे बच्चों सरकार ऐसे नियम ला रही है कि छोटे मोटे जो भ्रष्टाचार छोटे मोटे जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं वो करते हैं। जाति प्रमाण पत्र बनवा के 50 रुपए ले लिया, आय प्रमाण पत्र बनवा के 20 रुपए ले लिया, 100 रुपए ले लिया, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा ये सब। तो आय का जो साधन है जो आप सोचते हैं वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि काफी आने वाले समय में काम बहुत फेयर होने वाला है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट में जिस तरह से पहले भ्रष्टाचार हो जाता था, अब ये चीजें कंप्यूटराइज सारी चीजें होने के कारण धीरे धीरे सब कुछ क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इस तरीके के भ्रष्टाचार कम हो रहे हैं। तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी सब सिस्टमेटिक हो जाएगा, तो 20-50 वो नहीं मिलेगा। और आजकल जान ही रहे माहौल बहुत खराब है, तो लेखपाल बन के इनकी जमीन उनको और उनकी जमीन इनको आप नहीं कर सकते ट्रांसफर। नाप के पता चला इधर उधर कर दिया, तो उस पर भी डंडे खाने का बड़ा डर रहता है आजकल। तो जो है बड़ा फेयर काम करना पड़ेगा, और अच्छा जीवन चलाने के लिए कम से कम 70,000 रुपए सैलरी मिलनी चाहिए। 70,000 रुपए सैलरी कहाँ मिल सकती है? सीजीएल के पोस्ट। 70,000 80,000 सैलरी कैसे उठा सकते हैं? जब आप सीजीएल की कोई पोस्ट लेते हैं, 4600 ग्रेड पे की, 4200 ग्रेड पे की लेते हैं, तो आपको मिलेगा। तो तैयारी तो फाइनली आपको क्या करना है? सीजीएल का ही करना है। लेकिन अभी जो भी मिल जाए सब अच्छा है। कुछ भी मिल जाए अभी इस टाइम में, बेरोजगारी के समय में, सब अच्छा है। आइए देखिए, क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त के अंदर एक समबाहुभुज बनाया गया है। यदि एक भुजा वृत्त के केंद्र पर 36 डिग्री का कोण बनाती है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए, वृत्त है,
वृत्त के अंदर एक समबाहुभुज बनाया गया है। आगे हम नहीं लेंगे, आगे नहीं लेंगे, क्लियर है। समबाहुभुज बनाया गया, भुजाओं की संख्या हमको नहीं पता। एक भुजा सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बना रही है? 36 डिग्री का कोण बना रही है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि मेरे बच्चों ये समबाहुभुज है, चूंकि ये क्या है? समबाहुभुज है, तो आप देख रहे हैं कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो जब इस भुजा ने सेंटर पे 36 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है, कोण बनाया है, अंतरित किया है, तो ये भी भुजा क्या है? 36 डिग्री का ही कोण बनाएगी। बनाएगी कि नहीं बताइएगा? निश्चित रूप से 36 डिग्री का कोण बनाएगी। अब वृत्त की बात करें, बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये सर्कल का क्या है? थ्योरम है। ये जीवा कहलाएगी ना। जो बहुभुज की, समबाहुभुज की ये जो भुजा है, या ये सारी जो भुजाएं हैं, ये वृत्त की जीवाएं कहलाएंगी, कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहलाएंगी। कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, कॉर्ड कहलाएंगी। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो सुन लीजिए, जान लीजिए। ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है। अंतरित करने का मतलब यहां से ये रेखा यहां चली गई, ये भी 36 डिग्री का, दो रेखाएं यहां गई हैं, तो ये भी कितने डिग्री का? 36 डिग्री का ही कोण होगा। ठीक है, तो वृत्त की बराबर जीवा वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अगर ये नहीं भी बनाए होते सर्कल, तो भी हमको पता है कि अगर सेंटर पे इस भुजा ने 36 डिग्री बनाया है, तो सभी भुजाएं कितना बनाएंगी? 36 36 36 डिग्री का ही कोण बनाएंगी। आपको पता है कि ये सर्कुलर एंगल है पूरा। सर्कुलर एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ये वृत्तीय कोण है, वृत्तीय कोण कितने डिग्री का? 360 डिग्री का होता है। तो एक कोण इसमें 36, तो ऐसे 36 डिग्री वाले कितने कोण आएंगे? 360 में 36 का भाग कितना आएगा? 10 कोण ऐसे आएंगे। 10 कोण आ रहे हैं, मतलब बहुभुज की भुजाएं कितनी हो गई? 10 ही हो गई। भाई इस तरीके के कितने कोण बनेंगे यहाँ? 10 कोण। तो सामने वाली भुजाएं भी कितनी होंगी? 10। तो समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? 10 भुजाएं हैं। 10 कोण सामने बने हैं, यानी कि 10 भुजाओं से ही सामने ये सबटेंड होंगे, अंतरित होंगे सेंटर पे। तो भुजाएं भी कितनी हो गई आपकी? 10। ये छोटा सा सवाल था। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 10। ये आपका आंसर। सही है। ऑप्शन इसका लिख देते हैं। ए है ऑप्शन यहां पर 10, बी है 12, सी है 20। क्वेश्चन लगाइए नहीं, जब क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे बोल रहा हूं, क्वेश्चन लगाइए नहीं, क्वेश्चन लिखा ही हुआ है तो। अच्छा, इधर से कोई सवाल नहीं लगाना, ठीक है, लगा दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं। 10, 12, 20 और ये क्या है? 14। ठीक है, लगा दिया करिए, कोई दिक्कत। हो गया? चलिए आइए अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 32, सामने लग भी चुका है, आप देख भी रहे होंगे। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री कोणों के बीच एक कोण समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। ठीक है, वो कोण कौन सा है? तो सुनिएगा, अगर 30 डिग्री बाह्य कोण आप लेते हैं, 30 डिग्री, तो क्या समबाहुभुज बनना संभव है? ये मैंने आपको सिखाया था कि ध्यान से देखिएगा, समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आई बात समझ में? आया? किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखिए, अगर इसका प्रत्येक बाह्य कोण 30 डिग्री हम लेते हैं, तो अगर प्रत्येक बाह्य कोण से भाग कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? कोणों की संख्या 12 आ रही, और 12 ही क्या होगी? भुजाओं की संख्या भी होगी। ये कोणों की संख्या भी है और भुजाओं की संख्या n भी है। तो क्या यहां समबाहुभुज बनना संभव है? हाँ है।
क्योंकि भुजाओं की संख्या किस में आ रही है? पूर्णांक में। भुजाओं की संख्या पूर्णांक में आ रही है, यहां समबाहुभुज बनना संभव है। क्लियर है सारे बच्चों को? जहां भी भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा वहां भुजाओं की संख्या दशमलव में आएगी, तो वहां समबाहुभुज बनना संभव नहीं होता। आप खुद देखिए, देखिए आप भले पॉलीगन नहीं पढ़े हैं फिर भी ये चीज समझ में आ जाएगा। कोई भी समबाहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग 360, पंचभुज के भी बाह्य कोणों का योग, 17 भुज के बाह्य कोणों का योग 360। चाहे जितनी भुजाएं हैं बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 360। और अगर एक बाह्य कोण से हम भाग कर दें तो बाह्य कोणों की संख्या आ जाएगी। कितने बाह्य कोण है इसमें? 12। 12 बाह्य कोण है तो भुजाएं कितनी होंगी? 12 होंगी। तो भुजाओं की संख्या n और कोणों की संख्या दोनों बराबर होती है। और अगर भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या तो पूर्णांक में ही आनी चाहिए, पूर्णांक में आ रही है और 3 या 3 से अधिक है तो बहुभुज बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। अगर यही नहीं कटता तो कुछ दशमलव में आता ही है तो वहां पर बहुभुज बनना संभव ना होता। जैसे कि अगला वाला उठाते हैं 360 बटा में 60, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? 6 आएगी। अगला वाला उठाएंगे 360 बटा में 45, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी कितनी 8 आएगी। कितनी आ रही है? 8 आएगी। आ रही बात समझ में? यहां भी बहुभुज बनेगा, यहां भी बहुभुज बनेगा, यहां भी बहुभुज बनेगा, लेकिन इसमें देखिए 360 में प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 50। भाग करेंगे 0 से 0 कटा, कितना हो गया? कितना? 7.2। तो क्या n की वैल्यू दशमलव में हो सकती है? भुजाओं की संख्या 7.2 या कोणों की संख्या 7.2 हम बोल सकते हैं? नो, नेवर, नहीं बोल सकते। इसलिए बच्चों ये जो 50 डिग्री का एंगल था बाह्य कोण, ये कभी भी समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। ऐसा सवाल हम लोग ने पीछे भी किया था, लेकिन ये सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है, वो इस तरीके से पूछा था। हमने एक ही सवाल में 4 सवाल रखे थे और सब पे चेक करना था कि बहुभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। एग्जाम में ये ऐसे पूछा था कि इसमें दे दिया था 4 बाह्य कोण, बताइए इसमें से कौन समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से चेक करेंगे। अगर n यानी कि भुजाओं की संख्या पूर्णांक में नहीं आ रहा है, इंटीजर में नहीं आ रहा है, तो फिर समबाहुभुज वहां पर नहीं बनेगा। आई बात हमारी समझ में? तो ये कहानी इतनी सी है केवल। भाई कोई भी संख्या, कोणों की संख्या लें या भुजाओं की संख्या लें, वो क्या रहेगा? पूर्णांक में रहेगा ना। बताइएगा, पूर्णांक में उसको रहना है, तो यहाँ पर पूर्णांक में नहीं रह रहा, इसलिए ये नहीं हो सकता। बात मेरी समझ में आई आप लोगों को? आइए देखिए अगला 33 लगा दीजिएगा। 33 सवाल समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? नया बैच की तलाश में बच्चे आज आए होंगे, कोई उदास नहीं होगा। देखिए मुझे नंबर सिस्टम शुरू करना है, तो नंबर सिस्टम अगर मैं कम बच्चों में शुरू करूंगा तो थोड़ा सा उन बच्चों का छूट जाता है जो कल परसों में आने वाले हैं। इलाहाबाद की ये परंपरा है कि पेपर दे के पहले फैल के सो जाओ 4 दिन, उसके बाद फिर पढ़ाई के बारे में सोचो। तो अभी बच्चे दिए हैं ना पेपर, तो अभी वो क्या करेंगे? अभी कहीं फैले होंगे आराम से, तो वो आएंगे 1-2 दिन बाद आएंगे, आना ही है उनको। और चूंकि कोरोना के कारण चीज़ें बड़ी अस्त व्यस्त हो गई बहुत ज़्यादा, तो अभी उसको मैनेज होने में 1 महीने का समय लगेगा, बच्चों का पूरा प्रॉपर फ्लो मेंटेन होने में। घर से बच्चे अभी निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, नए बच्चे तो बहुत कम निकले हैं घर से। तो डर लोगों के मन में बना हुआ है तीसरी लहर आ जाए, क्या हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तीसरी लहर अभी तो मुझे लगता है अगले मार्च वार्च में ही आएगी, अभी नहीं आने वाली है। ठीक है, अभी आराम से स्मूथली आप पढ़ाई करिए, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट से हम लोग प्रभावित हैं। अभी डेल्टा वेरिएंट पूरे विश्व में धूम मचाया हुआ है, सबसे ज्यादा डेथ जो हो रहे हैं डेल्टा वेरिएंट से ही हो रहे हैं, और हम लोग झेल चुके हैं इसको। कितने लोगों को कोरोना हुआ था आप लोगों में से? आपको हुआ था? जल्दी सही हो गए होंगे आप? टाइम लगा था आपको सही होने में? क्यों, आप तो अभी बहुत यंग हैं। अच्छा, वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई। तो और किसको हुआ था भाई? कोरोना वायरस से प्रभावित मैं तो था ही, मेरी हालत खराब थी, बुढ़ापा के शिकार है ना बच्चों इसलिए। लेकिन आपको नहीं होना चाहिए था ज्यादा दिक्कत, कोई बात नहीं। और किसी को था कोरोना? बच्चियों में किसी को कोरोना था? हुआ होगा लेकिन पता नहीं चला होगा आप लोगों को। मैक्सिमम लोगों को हुआ है, लेकिन सर्दी खांसी हल्का बुखार आया होगा, फिर 2 दिन में सही हो गया होगा। लेकिन वैक्सीन तो सबने लगवा ली ना? कितने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली?
सबने लगवा लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुरक्षा चक्र एकदम मजबूत बनाए हुए हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए, जीत गए आप लोग कोरोना से। लेकिन फिर भी ध्यान देना है, हल्का सर्दी जुकाम बुखार हो तो कोचिंग मत आइएगा, ठीक है। और 1 2 दिन 4 दिन बाद सही होके आइएगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा तो जरूरी ही है, लेकिन दूसरों की भी सुरक्षा अनिवार्य है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, खुद से ध्यान रखना है, मेरे बिना कहे। मास्क वगैरह प्रॉपर आप लोग लगा ही रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए, तो बच्चों अब डरिए नहीं, अब कोरोना आएगा, अगर डेल्टा प्लस आए तो मार्च वार्च में आएगा, अभी नहीं आने वाला है। रिपोर्ट तो बहुत सारी आ रही हैं कि अक्टूबर में आ जाएगा, तो सितंबर में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब देख ही रहे हैं क्या कंडीशन है। लेकिन कोरोना चलता रहेगा, इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना भी है लग रहा है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी सिलेक्शन तो सबसे पहले जरूरी है ना, पढ़ाई जरूरी है, स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। आज के समय में जितना महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है, उतना ही महत्वपूर्ण आपका करियर फ्यूचर भी है। उसको भी बनाने पर, शेप करने पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कहीं से कुछ भी नुकसान ना हो। तो अब आ गए हैं आप लोग, लग जाइए। दोपहर में दाल चावल खाइए, रात रात में खाइए आप लोग रोटी सब्जी, लेकिन जीएस पढ़िए, मजबूती से पढ़िए। और ग्रुप डिस्कशन के साथ पढ़िए। 4 लोगों का, 2 लोगों का ग्रुप बन जाए, एक दूसरे से पूछा करिए, अच्छा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। एक दूसरे से पूछेंगे तो जल्दी तैयार होगा, बहुत जल्दी तैयार होगा। एक दूसरे से पूछ कर पढ़ाई करिए। एक बढ़िया सर्कल होनी चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी सर्किल कैसी, आपका ग्रुप कैसा है। आपका ग्रुप अच्छा होगा तो कभी भी अगर पढ़ाई से थोड़ा बहुत डेविएट भी हो रहे हैं, अक्सर आदमी होता है, हफ्ते में 7 दिन थोड़ी कोई पढ़ लेता है, डेविएशन आता है कि नहीं। हफ्ते में कोई 2 दिन डेविएट रहता है, कोई 2 दिन पढ़ के 14 दिन नहीं पढ़ता है, ऐसा भी होता है। तो इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपके पास एक बहुत बढ़िया ग्रुप होना चाहिए पढ़ने लिखने वाले बच्चों का, कि आप थोड़ा मार्ग से भटक रहे हैं तो आपको सही रास्ते पर ले आए, वो गलत रास्ते पर जा रहा है तो आप उसको खींच के वापस सही रास्ते पर ले आए। ये बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से कोऑपरेशन पढ़ाई के मामले में बहुत ज़रूरी है। चलिए, बाकी हमेशा कोशिश ये करनी है कि अगला आपसे आगे ना निकल पाए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम करना होगा। मेहनत करिए, मेहनत का बच्चों कोई विकल्प है ही नहीं, आपको मेहनत करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आइए चलिए देखिए, अब हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है, 33। आज यूट्यूब पे क्लास फर्जी हो गई, आज तो मैं ज़्यादा बात ही कर रहा हूँ। यूट्यूब वालों को भी फर्जी बातें ज़्यादा पसंद आती हैं, वो ज़्यादा लाइव रहते हैं उस केस में। चलिए देखिए, अभी सीरियस मैटर या कोई कठिन क्वेश्चन करवा दीजिए, सब गायब, दिखाई नहीं देते। जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ाइए, जरूर आएंगे देखने के लिए। चलिए, जैसे मेरे से ज्यादा वॉचिंग अशफाक सर की होती है, वो कहते हैं -2 + 2 कितना होगा, तो बच्चे तुरंत कमेंट में बोलते हैं सर, कोई कहता है सर 4 होगा, कोई कहता है सर 0 होगा। ऐसे ऐसे फटाफट जो भी आंसर देना होता देते हैं, लेकिन उसी में उनको मजा आता है, उसी में मजा आता है। चलिए, 33, एक उत्तल, उत्तल समझते हैं, कॉन्वेक्स। हमने 2 टाइप का बहुभुज बताया था, एक उत्तल और एक अवतल, एक उठा हुआ और एक दबा हुआ, बताया था ना। एक ये वाला, एक ये वाला, और एक इस तरह वाला, ये धसा हुआ है और ये सभी शीर्षों पे उठे हुए हैं। ये उत्तल बहुभुज है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। एक उत्तल n भुजा वाले बहुभुज में, भुजा से 5 गुना अधिक विकर्ण है, 5 गुना अधिक विकर्ण है। n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, भुजा हो गई आपकी, भुजाओं की संख्या कर लीजिए, कट तो नहीं रहा है, नहीं, n है, तो विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, कितना, 5 गुना अधिक विकर्ण, 6 है। 5 गुना अधिक का मतलब 6 गुना होता है ना, लेकिन जरूर 5 गुना अधिक लिखता है, लेकिन मानता वो 6 गुना नहीं है, वो 5 गुने पे ही आंसर देता है। लेकिन भाषा के अकॉर्डिंग हम 5 गुना अधिक लेकर चल रहे हैं, आंसर नहीं आया हमारा तो हम किस पे करेंगे, केवल 5 गुने पे कर देंगे, कि विकर्ण का 5 गुना, सॉरी, भुजा का 5 गुना विकर्ण है। पक्का मुझे लगता है आंसर इसी पे दिया होगा, देख लेते हैं। लेकिन 5 गुना अधिक का मतलब क्या होता है, 6 गुना होता है। मेरी आय आपकी आय से 5 गुना अधिक है। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो मैं कितना कमाऊंगा, मेरी आय
आपकी आय से 5 गुना अधिक है। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो मैं कितना कमाऊंगा? 500, 600। मैं कितना कमाऊंगा? 600। 5 गुना अधिक का मतलब मैं 500 आपसे ज्यादा हूं। आप 100 तो आपका 5 गुना कितना? 500, और मैं उतना अधिक हूं आपसे, यानी कि मैं 600 हूं। 5 गुना अधिक का मतलब क्या होता है? 6 गुना होता है। आई बात समझ में? लेकिन ज्यादातर प्रश्नों में भले 5 गुना अधिक लिख देता है, लेकिन आंसर वो देता किस पे है? वो 5 गुने पे ही आंसर देता है। हम चेक करेंगे बाद में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम 6 गुना लेकर करेंगे। 5 गुना अधिक का मतलब क्या? 6 गुना। 7 गुना अधिक का मतलब क्या? 8 गुना। तो अगर भुजाओं की संख्या n है तो विकर्णों की संख्या क्या होगी? 6n होगी। अब आप विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला जानते हैं। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n-3 और बाई 2। ये होता है कि कोई भी बहुभुज है उसके विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला ये है, n-3/2। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो देखिए विकर्णों की संख्या क्या रख लिया जाएगा यहाँ? 6n इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n-3/2। n से n कैंसिल, 12 इक्वल टू n-3, देन n इज इक्वल टू क्या? आंसर मैच किया है? 15 है। हाँ ठीक है, 15 टिक कर लीजिए। उम्मीद नहीं थी कि 15 मैच कर जाएगा, क्योंकि 5 गुना अधिक लिख जरूर देता है, लेकिन वो मानता क्या है? 5 गुना ही मानता है। ये हमने देखा है 95% प्रश्नों में। एग्जाम में भले 5 गुना अधिक लिख दिया, लेकिन 5 गुने पे ही देता है। लेकिन यहां 6 गुने पे हो गया, हमारा आंसर मैच कर गया। 5 गुना अधिक का मतलब 6 गुना होता है। अगर केवल बोलता कि विकर्णों की संख्या भुजाओं की संख्या का 5 गुना है, तब ये n तो ये क्या होता? 5n होता। उस केस में होता। 13 भी मैच कर रहा है, लेकिन हम आंसर फिर किसको टिक करेंगे? 15 को। आंसर किसको टिक किया जाएगा? 15 को। दोनों नहीं। भाषा के अकॉर्डिंग जब 15 मैच कर गया तो 15 ही क्या है? 100% शुद्ध यही आंसर है आपका। 5 गुना अधिक का मतलब 6 गुना होता है आपका। आइए 34 नंबर के क्वेश्चन पे 32। हाँ आंसर की में कोई बात नहीं, अब हम आज सुधरवा देंगे आंसर की। ठीक है, 5 गुना पे 13 आ रहा है। आंसर की में 13 ही आंसर दिया है। हम छोड़िए उसको, आंसर की अभी करेक्ट करा देंगे। जब 5 गुना अधिक का आंसर आ रहा है तो हम उसी पे लेंगे। लेकिन ये इतिहास है कि जब जब ये सवाल पूछा है तो 95% प्रश्नों में 5 गुने पे ही लेके आंसर देता है, जबकि सारे बच्चे समझ रहे हैं कि 5 गुना होना और 5 गुना अधिक होना दोनों में अंतर है। आ गई बात समझ में? 5 गुना अधिक पे यही आंसर बनेगा। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? हमने सारी चीजें क्लियर कर दी आपके सामने। आइए 34। एग्जाम में पहले यही करेंगे, पहले यही करेंगे। अगर आपका आंसर एसएससी या किसी भी एग्जाम के हिसाब से मैच नहीं करा तो रिपोर्ट करने का आता है ना, तो आप रिपोर्ट करिए, वो क्वेश्चन हटेगा या उस पर नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर आप 13 वाले को टिक कर दें और फिर आयोग ने 15 आंसर दिया, तब तो 13 गलत माना जाएगा ना आपका। उस केस में 13 क्या होगा? गलत होगा, 15 ही तो सही होगा। तो भाषा के हिसाब से 15 ही सही है। ठीक है, अगर आयोग ने 13 दे दिया आंसर तो आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 13 दे दिया है, आयोग का आंसर 15 आया है, तो उसको करेक्ट नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी करेक्ट है। देखिए 34 नंबर का सवाल लग गया आपके सामने। बहुभुज के में बहुभुज एल से 36 विकर्ण और 3 भुजा ज्यादा है। प्रत्येक बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? गो थ्रू ऑप्शन भी कर सकते हैं, 1 सेकंड में हो जाएगा। ये सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, 1 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। दिखाऊं? बोला गया है के जो बहुभुज है उसकी भुजाएं एल से 3 ज्यादा है। ध्यान से देखिए, तो 12 3 15, 15 2 17, 14 2 16, 13 और 5 18। भुजाओं में 3 का अंतर किसमें है? केवल ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए ही क्या होगा? सही होगा। देखते ही डायरेक्ट टिक हो गया। एग्जाम का ये सवाल है, देखते ही डायरेक्ट टिक हो गया।
लेकिन अगर इसको बेसिक करना है तो बेसिक भी लगा लिया जाए। आंसर तो दे दिया आपने डायरेक्ट, लेकिन लगेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। बहुभुज एल की अगर हम बात करें तो एल में भुजा क्या हो गई, एन हो गई, और विकर्ण कितने हो जाएंगे, एन एन -3। सही है। अब देखिए अगर मैं के की बात करूं, के में भुजाएं कितनी हो जाएंगी, n+3, और विकर्ण कितने हो जाएंगे बताइएगा, n ब्रैकेट में n-3/2 और प्लस कितना 36। इसके विकर्ण होंगे n-3/2 होंगे, और इसकी भुजाएं कितनी हैं n। तो जो आपका बहुभुज के है, के में आपकी भुजाएं कितनी होंगी, 3 ज्यादा, बहुभुज एल से 3 ज्यादा। सही है। और विकर्ण कितने होंगे, 36 ज्यादा। तो बहुभुज एल में विकर्ण कितने हैं, n-3/2, और इसमें 36 क्या हो गया ज्यादा। अब विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला आपको पता है, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n-3/2 होता है। इसी में रखिए। विकर्ण कितने हैं मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, n ब्रैकेट में n-3/2 प्लस 36। इसके लिए भुजाएं कितनी होंगी जिसके विकर्ण इतने हैं, n+3। तो ये हो जाएगा n+3, और यहां हो जाएगा n+3 और -3 और /2। होगा कि नहीं इतना। ये विकर्णों की संख्या तो n भुजा के लिए है, लेकिन अगर भुजाएं n+3 हैं, n+3 भुजाएं हैं, तो यहां रखना पड़ेगा ना, n की जगह n+3 रखेंगे आप। आ रही बात समझ में, यहां रख दिया आपने। हल करिएगा तो n बराबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। बताइए हल करके n बराबर कितना आ रहा है। राजेश सर आ जाइए, आपका परिचय भी करवा दें बच्चों से। आ जाइए, आप आइए, वहीं रहिए, हम वहीं से परिचय करवा देंगे, पूरा आएंगे, आ ही जाइए। आप भी आ जाइए, एक्सपर्ट जो हैं, इरशाद आप आ जाइए। और कोई एक्सपर्ट आए हैं क्या आज। देखिए ये राजेश सर हैं भाई, जोरदार तालियां भाई इनके लिए। ठीक है, ये सीजीएल भी सिलेक्टेड हैं, सीपीओएसआई भी सिलेक्टेड हैं, और एक बेहतरीन शिक्षक हैं मैथ्स के। जाइए सर, आप भी आ जाइए। सर से तो आप भली भांति परिचित हैं, कई सारे लोग परिचित होंगे, लेकिन पुराने लोग परिचित हैं, नए लोग परिचित नहीं है। तो जान लीजिए ये इरशाद हैं, इरशाद सर आपके एक्सपर्ट होते हैं, ये बाहर मिलते हैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कराने के लिए। राजेश सर आपको गाइड करेंगे आगे। कोई मैथ्स का आपको प्रैक्टिस बैच लेना है, चाहे वो यूपीएसआई के लिए, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 वाला एग्जाम, किसका किसका क्वालिफाई हो जाएगा एनटीपीसी, हाथ उठाइए। तो आप लोग इनके बैच से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फाइनल आपको ये परिष्कृत रूप से चमकाएंगे, मजबूत करेंगे, और सिलेक्शन फाइनल आपको दिलाने में आपका सहयोग करेंगे। तो इनसे जुड़ सकते हैं राजेश सर से, मजबूत टीचर हैं, फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, यूपीएसआई पढ़ा रहे हैं, सीबीडी 2 पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस बैच पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को जब ज़रूरत होगी मैथ्स के प्रैक्टिस बैच की, तो क्लास से पहले या क्लास के बाद सर का प्रैक्टिस बैच भी लग जाएगा। यूट्यूब पे कुछ लोगों ने सर को देखा भी होगा, कोई देखा है, कितने लोग सर को जानते थे पहले से, हाथ उठाइए। यूट्यूब के माध्यम से यहीं पर जाने हैं, ठीक है। तो आप जान लीजिए एक मजबूत टीचर है, आप लोगों को इन्हीं के जैसा बनना है। ये सीजीएल में भी सिलेक्टेड है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, और सीपीओ में तो जॉब भी ये कर चुके हैं, छोड़ कर ये आए हुए हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं। डिलीवरी स्किल इनकी भयंकर है, बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत बढ़िया, और एक एक चीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठा देते हैं। एग्जाम के लिए कैसे अपडेट होना है, ये सारी चीजें आपको ये समझाएंगे। और प्रैक्टिस के माध्यम से अगर आप इनसे जुड़ते हैं तो ये मेरा दावा है निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। आज आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास चल रही है। अगर इधर आ जाते तो यूट्यूब वाले बच्चे भी देख लेते। आप लाइन के उस पार हैं, ठीक है, लाइन के इस पार हो जाइए, ठीक है, आप सभी लोग देख रहे हैं आपको। माइक दे दें।
चीजें सब सिखाएंगे आप लोगों को, सारी चीजें। ठीक है, सर का हम एक बढ़िया सा वर्कशॉप लगवाएंगे संडे। संडे एक दिन आइए आप लोग, प्रॉपर चीजें सिखाएंगे आपको कैसे कैसे करना है, फिर आगे सर से जुड़ेंगे। ओके, थैंक यू आप लोग। चलिए बच्चों देखिए, अब इसके बाद है आपका अगला सवाल। n बराबर 12 ही आया होगा, श्योर है? इसका दूसरा तरीका क्या है? जीटीओ। जीटीओ डायरेक्ट आंसर दे दीजिए। ऑप्शन कौन सा सही है? सीधे दिखाई दे रहा है, ए वाला। 12 15 यही आंसर क्या है? सही। बाकी सब गलत, बाकी सब के सब क्या है? गलत। किसी में अंतर 3 का दिखाई नहीं दे रहा है, किसी में अंतर 3 का नहीं। आइए चलिए, हो गया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 35 एक बंद आकृति में n कोने हैं, यदि इसके सभी आंतरिक कोणों का योग 13 पाई है। 13 पाई किसमें दिया है? रेडियन में। तो इसको किस में बदल लेंगे? डिग्री में। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 बाई पाई से। 180 बटा पाई से गुणा करेंगे तो पाई से पाई कट जाता है, तो सीधे सीधे आपका 13 गुणे 180, ये आपका किसमें कोण मिल जाएगा? डिग्री में। तो पूछा गया n का मान क्या है, तो बहुभुज में अगर n कोने हैं, n कोना मतलब बच्चों क्या? ये शीर्ष की बात कर रहा है, कॉर्नर्स की बात, इसकी बात कर रहा है। आ गया समझ में? n कोने हैं तो भुजाएं भी कितनी होंगी? n होंगी। भुजाएं भी कितनी होंगी? n होंगी। तो बच्चों योग दे रखा है 13 पाई, तो n का मान क्या होगा? फॉर्मूला क्या लगेगा? 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या? 13 पाई। 13 पाई को क्या लिख देंगे? 13 इंटू 180 डायरेक्ट लिख दीजिए, या 180 बाई पाई से गुणा करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। पाई का मान 180 डिग्री नहीं होता, पाई का मान 180 डिग्री नहीं है, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री है। किसका मान? पाई रेडियन का मान 180 डिग्री है। कुछ नहीं लिखा होता तो इसको हम क्या समझते हैं? पाई रेडियन। ठीक है, ये 13 पाई रेडियन लिखा गया है, तो पाई का मान 180 डिग्री नहीं होता है, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए यहां हमने पाई रेडियन का मान 180 डिग्री रख दिया। ठीक, तो ये हो गया आपका 2n माइनस 4 इंटू 90। n की वैल्यू कितना? n का मान 15। क्लियर है सारे बच्चों को? हो गया, क्लियर है? अब देखिएगा इसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है। नियमित बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ये नहीं कराऊंगा। इसमें आपको क्या निकालना है? समषष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालना है। 6 गुणे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये यहां नहीं, इसको हटाऊंगा यहां से मैं। ठीक है, 36 नंबर पे नया सवाल डालूंगा। ठीक, आइए 37 पे आ जाइए। 37 हर एक बच्चा देखेगा। 37 कितने नियमित बहुभुज संभव हैं? हर एक बच्चा देखेगा, जिनमें 3 से अधिक भुजाएं हैं और आंतरिक कोण एक पूर्णांक है। ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। कितने समबाहुभुज? समबाहुभुज का मतलब रेगुलर पॉलीगन। कितने समबाहुभुज संभव हैं जिनका प्रत्येक आंतरिक कोण एक पूर्णांक है और 3 से अधिक भुजाएं हैं उसमें? अच्छा ये बताइए, आंतरिक कोण अगर पूर्णांक होगा तो बाह्य कोण भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब निश्चित रूप से प्रत्येक बाह्य कोण से बाह्य कोणों का योग पूर्णतः क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। बताइए, आंतरिक कोण अगर पूर्णांक है तो 180 से घटाएंगे तो बाह्य कोण आता है ना। आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल, बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल, इनको ऐड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आंतरिक कोण हो गया और ये बाह्य कोण हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बताइए कितने डिग्री का एंगल होता है? 180।
अगर ये पूर्णांक में है तो ये भी किस में आएगा, पूर्णांक में आएगा, श्योर है। और बाह्य कोणों का योग होता कितना है, 360 डिग्री होता है। तो अगर बच्चों हम ये केवल चेक कर लें कि 360 किससे किससे कटता है, किससे किससे पूर्णतः विभाजित होता है, कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 360 को पूर्णतः क्या करती हैं, काटती हैं, तो वही सब बाह्य कोण होंगी, वही उनकी क्या होंगी, प्रत्येक बाह्य कोण होंगी। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। हमें बताना है एक ऐसे समबाहुभुज की संख्या बतानी है जिनमें 3 से ज्यादा भुजाएं हो और प्रत्येक आंतरिक कोण क्या हो, एक पूर्णांक हो। तो यहां हमें केवल 360 का फैक्टर चेक करना पड़ेगा। आया समझ में, 360 किससे किससे पूर्णतः विभाजित है ये हमें चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आंतरिक कोण पूर्णांक है तो प्रत्येक बाह्य कोण भी किस में होगा, पूर्णांक में ही होगा, और प्रत्येक बाह्य कोण से हमारा बाह्य कोणों का योग पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। तो हमें बस उनकी संख्या पता करनी है जो 360 को पूरा पूरा क्या करता है, विभाजित करता है। लिखिए यहां पर आंतरिक कोण, ध्यान से देखिएगा, आंतरिक कोण पूर्णांक है, ध्यान से देखिएगा, आंतरिक कोण पूर्णांक है तब बाह्य कोण भी पूर्णांक होगा। ध्यान से देखिएगा, आंतरिक कोण पूर्णांक है, प्रत्येक लगा लेते हैं, प्रत्येक आंतरिक कोण पूर्णांक है तब प्रत्येक बाह्य कोण भी पूर्णांक होगा। अतः बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जिससे भी विभाजित होगा वो प्रत्येक बाह्य कोण के मान होंगे, कुछ को छोड़कर, कुछ को छोड़कर। किसको किसको छोड़ेंगे, 360 से कटता है, ठीक है। तो हम बहुभुज का बाह्य कोण 360 ने तो नहीं ले सकते ना, प्रत्येक बाह्य कोण, भुजा तो एक ही आएगी ना उसमें। अगर एक कोई हम बोल दें कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री और 360 से हम बोलें इसको भाग कर रहे हैं, हमारा एक बाह्य कोण 360 डिग्री है, तो ये संभव है, बहुभुज बनेगा ही नहीं। तो 360 छोड़ना पड़ेगा, 180 को भी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बाह्य कोण हम 180 डिग्री लेते हैं तो उसमें केवल कितने बाह्य कोण बनेंगे, 2। भुजाएं कितनी आएंगी, 2। बताइए, 360 में अगर एक बाह्य कोण 180 आ गया तो भुजाएं कितनी आ रही हैं, 2। तो बहुभुज में 2 भुजाएं संभव है क्या, 3 या 3 से अधिक भुजाएं संभव होती हैं, तो 180 को भी छोड़ेंगे। और मेरे बच्चों, बहुभुज में 3 भुजाएं भी नहीं है, समबाहुभुज में 3 भुजाएं भी नहीं है। तो समबाहुभुज जिसमें 3 भुजाएं होती हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज को भी हमको छोड़ना है, तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। बोला गया है कि 3 भुजाओं वाले समबाहुभुज को छोड़ना है, आपके क्वेश्चन में बोला गया है 3 भुजाओं वाले समबाहुभुज को छोड़ना है। तो बताइए 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसमें भुजाएं कितनी हो गई, बताइए, भुजाएं हो गई 3। तो प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री, बाह्य कोण 120 डिग्री, तो 120 वाला भी फिगर छूटेगा, ये 3 छूट जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा है यहां, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण पूर्णांक है तब प्रत्येक बाह्य कोण भी पूर्णांक होगा, अतः बाह्य कोणों का योग 360 जिससे भी विभाजित होगा वो प्रत्येक बाह्य कोण के मान होंगे, कुछ को छोड़कर। 360, 180 और 120 छोड़ देंगे। इसके लिए किससे
विभाजित होगा उनकी संख्या निकालने के लिए हम 360 के विभाजक ज्ञात करते हैं। ये नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा मैं, विभाजक ज्ञात करना। कोई संख्या किससे किससे कट रही है ये ज्ञात करने के लिए उस संख्या का गुणनखंड कर दिया जाता है। क्या करते हैं? गुणनखंड, फैक्टर। 2 से कितना आया? 180। 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 से, बस इतना ही आ रहा है ना। तो 360 इक्वल टू 360 बराबर लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर। हो गया? सही है, ऐसे लिख दिया। फिर लिखेंगे 360 के विभाजकों की संख्या, विभाजकों की संख्या। देखिए ऐसे जो गुणनखंड करके पावर लगाए रहते हैं, पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर लिया जाता है। ये मैं पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में आप लोगों को। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अलग से भी पूछता है कि बताइए 120 के विभाजकों की संख्या कितनी होगी। 960 के विभाजकों की संख्या, ये पेपर में पूछा हुआ सवाल था। तो ये नंबर सिस्टम में मैं पढ़ाता हूँ। विभाजक यानी कि जिससे जिससे कटेगा वो इसके विभाजक होंगे। टोटली जिससे जिससे डिवाइड होंगे ये डिवाइजर कहलाएंगे। तो देखिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, इसके जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट जो यहाँ दिखाई दे रहा है, आप उसमें एक एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 + 1, फिर 2 + 1, ये फॉर्मूला है एक इसका। 1 + 1 कितना आएगा? 24 आ गया। 24 संख्याओं से 360 विभाजित है, और उन 24 संख्याओं में कौन कौन शामिल होगा? 360 भी होगा। ये सारे विभाजक उठाए गए हैं। आई बात समझ में? ये सारे के सारे विभाजक उठाए गए हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा, सारे विभाजक उठाए गए हैं। ये आपका इसमें 360 भी होगा, इसमें आपका 180 भी होगा और 120 भी होगा। इनको हटा दीजिए। तो क्या बताना है? बहुभुजों की संख्या, संभव बहुभुज, संभव नियमित यानी कि रेगुलर, नियमित बहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज होता है। नियमित बोलिए या समबाहुभुज बोलिए, बात क्या होती है? बराबर होती है। नियमित बहुभुज या समबाहुभुज, बात एक ही होती है। कितना होगा? 24, और इसमें से 1 2 3, 3 माइनस हो जाएगा। कितना? ये आंसर, ऐसे देंगे आंसर। आ गया समझ में? इस तरीके से आंसर दिया जाएगा। ये वाली बात कितने लोग जानते थे? विभाजक निकालना, हाथ उठाइएगा। गुड, वेरी गुड, जानते थे आप लोग। ये बात हमारी समझ में आई? 21 कैसे क्लियर हुआ ना भाई? 360 जिससे जिससे कटेगा वही उसके बाह्यकोण हो जाएंगे। चूंकि 360 बाह्यकोण नहीं हो सकता क्योंकि बहुभुज में एक ही भुजा आएगी, संभव ही नहीं है। 180 बाह्यकोण नहीं हो सकता, 2 भुजाएं आएंगी, इससे भी बहुभुज संभव नहीं है। 120 हो नहीं सकता, 120 लेने से कितनी भुजाएं आएंगी? 3, जबकि भुजाएं 3 से ज्यादा लेनी। हमने 120 ही क्यों हटाया है? क्योंकि ये समबाहुभुज है। समबाहुभुज मतलब आंतरिक कोण भी प्रत्येक बराबर, बाह्य कोण भी प्रत्येक बराबर। तो बाह्य कोण प्रत्येक बराबर यानी कि 120 डिग्री तो होगा, 120 डिग्री। तो ये तीनों नहीं लिए जा सकते। तो बहुभुजों की संख्या कितनी आएगी बताइए? हाँ हाँ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद कौन सा है? 38। आइए 38 देखते हैं। मिटा दे बच्चों। आ जाइए 38 देखिए। बहुभुज के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी यानी कि बच्चों समान अंतर पे जो श्रेणी चल रही है, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 2 2 के अंतर पे ये चल रही है। 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, ये सब क्या है? समांतर श्रेणी है।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको कहते हैं। तो ये जो बहुभुज के आंतरिक कोण है वो भी समांतर श्रेणी में है। सबसे छोटा आंतरिक कोण 100 डिग्री है, तो उसके बाद वाला कितना होगा? सारवंतर 4 है तो 104 डिग्री होगा, उसके बाद 108 डिग्री होगा, उसके बाद 112 डिग्री, उसके बाद 116 डिग्री। ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता जाएगा। कहां तक? n पद तक या n कोण तक। n कोण तक चल लिया, n कोण तक। सही है बच्चों। अब देखिए, हमें इसका योग अगर लेना है तो हम इसका योग किसके बराबर कर सकते हैं? समांतर श्रेणी में इसको जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा। ये किससे जुड़ेगा बताइए? किससे जुड़ जाएगा बता सकते हैं आप लोग? समांतर श्रेणी में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला से नहीं ऐड हो जाएगा? जब ये ऐड हो जाएगा तो इसको किसके बराबर कर देंगे? 2n-4 इंटू 90 डिग्री कर सकते हैं। समांतर श्रेणी कितने लोग नहीं पढ़े? हाथ उठाइएगा। कितने लोग जानते हैं समांतर श्रेणी? ठीक, समांतर श्रेणी इस क्वेश्चन के लिए जानना जरूरी है। ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, ध्यान से देखिएगा। पदों का अंतर बराबर है, 4 4 4 के अंतर पे ये बढ़ रहा है। सारवंतर जो पदों में अंतर होता है बराबर, उसी को सारवंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये 100 है, 100 के बाद सारवंतर 4 था तो अगला पद निश्चित रूप से 104 होगा, उसके बाद 108। ये सब कोण है 112। ठीक, अब अगर हम चाहें तो n पदों तक का योग उठा सकते हैं फॉर्मूले से। n पदों तक का योग बाह्य कोण पे करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। आइए बाह्य कोण पे करते हैं। बाह्य कोण इसका कितना आएगा? 260 आ रहा है। फिर बच्चों प्लस ले लीजिए, ये कितना आएगा? 4 कम 254, सॉरी 56, फिर 252, डॉट 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 n कोण तक इसका योग लेंगे तो किसके बराबर? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा कि नहीं? एक मिनट, ओ सॉरी गलत हो गया, ये तो मिस्टेक है बच्चों। 180 से लेना है, मिस्टेक हो गया। 180 से 80, ये कितना होगा? 76, ये कितना? 72, ये कितना? 68। जोड़ के देखिए कितना हो रहा है। ये ऐड करने पर ये कितना हुआ? तो मतलब 70 70 लेते हैं तो 280 हो गया, और फिर एक और चाहिए, जोड़ के देखिए क्या 360 हो रहा है? एक और चाहिए तो कितना कर लीजिए? 64। अब देखिए, अब हो गया, कुछ नहीं लगाया, आराम से आंसर हो गया। योग इसका कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। सीधे सीधे ही आंसर आ गया, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट आंसर आ गया। बात हमारी समझ में आई कि नहीं? ऐसे भी निपट गया। अगर बाह्य कोण से लिया आपने तो हो गया काम, कैलकुलेशन बच गई आपकी, कैलकुलेशन कम हो गया। 100 है तो दूसरा बाह्य कोण जो होगा वो कितना होगा? 80। पिछली बार दिमाग स्लिप कर गया था, गलत घटा रहा था मैं। तो ये कितना होगा? 80। ये कितना होगा? 76 होगा। ये कितना? 72। ये बाह्य कोण आएंगे कि नहीं? जब ये आंतरिक कोण है तो ये बाह्य कोण। बाह्य कोणों का योग आप जानते हैं कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360 डिग्री। हर एक बच्चे को क्लियर है? 360 डिग्री। तो सुनिए, जब ये 360 डिग्री है तो देखिए कहां तक का योग 360 हो रहा है। केवल 5 बाह्य कोण उठाने पर योग कितना आ जा रहा है? 360। हमारा काम यहीं से हो गया। पूरा डिटेल सोल्यूशन हम करने जाएंगे तो समय बर्बाद होगा कि नहीं? डिटेल करते तो कैसे करते? ये निपट गया आपका, इतने पे ही क्वेश्चन हो गया। n बराबर कितना? 5। n बराबर आ गया 5। आराम से उत्तर दे दिया आपने। क्लियर है? अगर डिटेल करते हैं बच्चों तो कैसे करते हैं? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होगा? योग। क्या होगा? योग। और योग किसके बराबर? 2n-4 और इंटू 90 डिग्री के बराबर। ये बनता आपका n कोणों तक का योग। यही तो आता बहुभुज के, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। इसमें सब मान डालते हैं हम, n/2, 2 इंटू a का मतलब प्रथम पद होता है, ये वैल्यू हो जाती 100,
प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी का मतलब क्या है? सारवंतर। सारवंतर कितना है? 4 बराबर 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। हल करते हैं तो n बराबर आता 5। क्या ये ओरल हो पाता? क्या ये ओरल हो जाएगा? ऐसे ही ओरल कर लेंगे क्या? लिखना पड़ेगा इसको? ये कैलकुलेट ओरल कर लेंगे क्या? अच्छा, तब अच्छी बात है। अगर इसका कैलकुलेशन आप ओरल इसी का कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत है। लेकिन चूंकि इस तरीके के लंबे स्टेटमेंट के लिए बहुत सारे बच्चे क्या उठाते हैं, पेन उठा के एक बार लिखते हैं। और जो दूसरा वाला मेथड हमने बाह्यकोण बताया था, उससे कैसे हो गया था? ओरल हो गया था। सही है। ये सारे आंकड़े कई सारे बच्चों को लिखना पड़ता है, लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर बोलते हैं। कैसे ओरल बोलते हैं? वैसे खड़े हो जाइए, इधर मत देखिए। यस, हाँ, बोलिए। ये थोड़ी मैं कह रहा था, वो तो ओरल हो ही गया था। जो आपका बाह्यकोण से ओरल किया था मैंने, वो तो हो गया था। क्या इसको आप ओरल कर लेंगे? अगर आप इसको ओरल करना चाहे तो एक बार लिखना तो पड़ेगा ना इसको। वही मैं कह रहा था, एक लंबा स्टेटमेंट है। वही मैंने सोचने लगा कि बच्चा ओरल कैसे कह रहा है कि ओरल कर लेंगे। ये चीज तो लिखनी पड़ती है। हाँ? नहीं नहीं, वो तो ओरल था ही। 5 कोण उठा लिया, कौन कौन सा? 80, फिर उसके बाद 76, 72, और फिर 68, 64, हो गया 360 योग। ये ओरल था। ठीक है, ठीक है। ऐसे n बराबर यहां से भी 5 आ रहा है। तो बच्चों सुनिए, आज आपका नया बैच था लेकिन नया बैच स्टार्ट नहीं हुआ। पॉसिबल है कि जैसे ही ये बच्चे जस्ट दुगनी संख्या में हो जाएंगे, इधर और इधर भी थोड़े थोड़े बैठ जाएंगे, तो हम उसी दिन से बैच आपका दोनों में नया स्टार्ट कर देंगे, अर्थमेटिक में भी और एडवांस में भी। आते रहिए। हो सकता हो बैच आपका कल से शुरू हो जाए, हो सकता हो परसों से शुरू हो। कोई नया बालक है इसमें? न्यू स्टूडेंट? हाँ, आप लोग नए हैं। कंटिन्यू रखिए क्लास, आइएगा अवश्य। हम ये नहीं कहते कि ये चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई ये समझ में आया होगा, लेकिन ये मेरा दावा है कि जो आगे नया टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो समझ में आएगा। क्योंकि ये मैथ है, इतिहास तो है नहीं कि अकबर नहीं पढ़े तो बाबर नहीं, बाबर नहीं पढ़े तो अकबर समझ में आ जाएगा, आएगा, वहां आता है। लेकिन यहां पर फॉर्मूला अगर नहीं पढ़े तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इसमें एक क्रमबद्धता होती है, सीक्वेंस होता है। शुरू से लेके लास्ट तक आपको चलना पड़ता है। इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है, शुरू का छूट गया लास्ट का पढ़ लिया तो भी समझ में आता है। वो आर्ट के सब्जेक्ट हैं, ये सब साइंस के सब्जेक्ट हैं। तो सब एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। तो कनेक्शन आपको जानना चाहिए, करना, समझेंगे तभी आगे अच्छा कर पाएंगे। तो या तो कल से नया बैच स्टार्ट हो जाएगा या परसों से। संख्या बस जस्ट इसकी दुगनी हो जाए। जो बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं उनको भी सूचना दे दीजिए, क्लासेस शुरू होने वाली है। कर्नलगंज में भी मेरी ब्रांच स्टार्ट हो गई है, फाउंडेशन भी चल रहा है, और इंडिविजुअल मैथ्स का भी एक क्लास मैं वहां पर दे रहा हूँ शाम में 6 से 8। यहाँ का शाम का बैच यही मॉर्निंग करूंगा, 2 बैचेज में। ठीक है, यहाँ केवल 2 ही इंडिविजुअल रखूंगा। तो बस इतना ही। वैसे टाइम है 10 से 12:30। चूंकि पॉलीगन ही केवल पढ़ा रहा हूँ तो आज मैंने समय आपको कम ही दिया है। कितने लोग पॉलीगन शुरुआत वाला भी पढ़े थे हमसे? तो ये सब तो समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।